नमस्कार दोस्तों आज हम हरियाणा जी का पहला लेक्चर लेके आए हैं। जिन एग्ज़ाम में हरियाणा के जो एग्ज़ाम है जहाँ पे हरियाणा की जीके आती है, ये लेक्चर उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज हमारा पहला लेक्चर इंट्रो पार्ट है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है जी। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने क्या कवर करना है थोड़ा देख लेते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने समझ लेते हैं हम क्या क्या करेंगे हरियाणा के लिए। देखिए होता क्या है, हरियाणा को अलग अलग समय में क्या कहा गया है। देखिए हम बात करते हैं, हम स्टार्टिंग करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है जी, जो हमें कब 2500 से लेके 1750 BC के आसपास ये सभ्यता पाई जाती है। पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझाता हूँ, BC का मीनिंग क्या होता है। जैसे आज साल क्या है 2021, ओके, तो कभी 1000 साल भी होगा, तो कभी 0 साल भी होगा। ये जो साल होता है 0, इसको कहते हैं बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो उसके बाद 2021 जो बनता है हमारा कैलेंडर हम फॉलो करते हैं, वो इसके हिसाब से होता है। जो समय इससे पहले होता है इसको कहा जाता है BC, और इसके बाद होता है AD मीन एनो डोमिनी, और इसको कभी कभी हम CE भी कहते हैं। ये नॉर्मल कुछ चीज़ें हैं जो हमको देखने को मिलती हैं। हिंदी में हम इसको ईसा पूर्व भी कहते हैं। तो यहाँ कहीं आपको BC दिखे तो समझ आइएगा कि इस 0 से ये कुछ साल पहले की बात कर रहे हैं, तो मतलब 25 साल पहले, मतलब यहाँ से 0 से 2500 साल पहले से लेके आपका 1750 BC की बात कर रहे हैं। उस समय क्या था, उस समय से सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की हुआ क्या था कि अंग्रेजों ने ट्रेन की पटरियाँ बिछा नहीं थी, तो उन्होंने देखा जब ट्रेन की पटरियाँ बिछा रहे तो नीचे को क्या मिलती है, ब्रिक्स मिलती है। सबसे पहले जो सभ्यता मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता, वो होती है हड़प्पा सभ्यता। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब मुद्दा क्या, हरियाणा के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है। अब होता है क्या, जब अलग अलग साइट डिस्कवर की गई तो बाद में पाया गया ये सिंधु नदी है, जो इंडस नदी के आसपास सभी साइट्स मिल रही हैं। तो हमारे एग्ज़ाम में हरियाणा के हिसाब से हमको पता होना चाहिए कि एक साइट है उसका नाम है राकी गढ़ी, दूसरा है बनावली। ये दोनों साइट है जो सिंधु घाटी सभ्यता की है और हरियाणा में मिली है। राकी गढ़ी याद रखिएगा, ये दिशादपति जो नदी है, इस नदी के आसपास ये सभ्यता पाई गई है, और बनावली पाई गई है सरस्वती नदी के किनारे। तो इन बातों को भूलेगा मत। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, लार्जेस्ट साइट ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता, तो आप जहाँ रखना है वो है मोहनजोदारो। ओके, इस बात को भूलिएगा मत। क्वेश्चन आए सिंधु घाटी की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, मोहनजोदारो, जिस पे ज़्यादा आपको पता होगा कि अभी फिल्म भी आई थी ऋतिक रोशन की, है ना, तो वो साइट है। लेकिन यहाँ पे इससे की मेन बात क्या है वो बताना चाहूँगा। अब क्वेश्चन आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट, लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट क्या इंडिया की, क्योंकि बात क्या है ये मोहनजोदारो ये इंडिया में नहीं पड़ता। तो अगर इसका क्वेश्चन बनता है तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा आपका राकी गढ़ी। राकी गढ़ी से पहले डोलावीरा होती थी, तो उसके बाद से सबसे बड़ी साइट हमारी राकी गढ़ी हो गई है सिंधु घाटी सभ्यता जो इंडिया में है। इस बात को भूलेगा मत। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हम आते हैं वैदिक एज। मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। अब हम बात करते हैं वैदिक एज। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका जो टाइम पीरियड है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका समय क्या है 2500 से लेके 1750 BC तक, ये हमने डिस्कस किया। अब होता क्या है, इसके बाद 250 साल तक क्या हुआ इसका कोई पता नहीं लगता, और याद रखने इसीलिए हम इसको बोलते हैं डार्क एज भी कहा जाता है इस पर्टिकुलर टाइम को, जो 250 साल का है। इस 250 साल के बाद जो एक अन्य सभ्यता इंडिया में पाई जाती है उसका समयकाल है 1500 से लेके 600 BC तक। इस सभ्यता को कहा गया है वैदिक एज। क्या कहा गया, वैदिक एज। अब हमारे हिसाब से क्या इम्पोर्टेंट है, देखो वैदिक जो शब्द है ये आपको पता होना चाहिए
4 हमारे वेद हुए हैं, वो 4 जो वेद हैं वो इसी समय में लिखे गए हैं, तो इसीलिए हम इसको वैदिक एज कहते हैं। आपको पता होगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है। और जो वेद शब्द है इसका मीनिंग होता है ज्ञान, नॉलेज, इसका आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये समाज जो है 1500-600 BC के आसपास पाया जाता है। अब मुद्दा क्या हमारे हरियाणा के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो बात आता है, जिक्र आता है कि मनुस्मृति में हरियाणा को ब्रह्मव्रत कहा गया है, इसको याद रखिएगा। और सबसे जो हमारा ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद इज द पहला जो वेद है जो लिखा गया है, ठीक है जी, इस एज में। तो उस एज में हरियाणा को रज हरियाणा ये कहकर मतलब बुलाया गया है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे मेंशन आता है वैदिक एज में कि हरियाणा जो एरिया है वो सरस्वती और साथ में दृषदापति, इन 2 नदियों के बीच में ये बना हुआ था। ये हमारा बोलता है वैदिक एज। अब आगे चलते हैं, ये वैदिक लोग थे कौन, हमको पता नहीं, ये लोग आर्यन थे। देखो एक विचारधारा है, काफ़ी लोग कहते हैं कि सेंट्रल एशिया से आए थे, कोई बोलता है मिडिल ईस्ट से आए थे। तो काफ़ी एक व्यक्ति हुए हैं, उनका नाम है मैक्स मुलर। ये आर्यन वही लोग हैं जिन्होंने वेद लिखे हैं। तो हमारे एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन आते, व्यक्ति है, हिज नेम इज़ मैक्स मुलर। उनकी जो विचारधारा काफ़ी फेमस है। कहते हैं कि ये आर्यन जो लोग थे ये आए थे सेंट्रल एशिया से आए और आके ये कहाँ पे सेटल हुए, ये आके सेटल हुए पंजाब और हरियाणा। हरियाणा पहले पंजाब का ही हिस्सा था। तो अब याद रखिएगा क्वेश्चन आएगा आर्यन आके कहाँ सेटल हुए, पंजाब और हरियाणा। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं महाभारत एरा। देखो कहते हैं जो महाभारत 900 BC के आसपास इसकी घटना का जिक्र आता है। और आपने सुना होगा फेमस जो मैदान है कुरुक्षेत्र, जहाँ पे ये आपका महाभारत हुआ है। हमारे एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं, कितने दिन चला, 18 दिन, इस बात को मत भूलिएगा। दूसरा, महाभारत का ओल्ड नेम क्या है, जय संहिता। देखो होता क्या है कि बाद में जय संहिता फॉर्मेशन चेंज बदलाव हो के फाइनली उसको महाभारत कहा गया। लेकिन अगर ओल्ड नेम पूछ ले तो आपने जय संहिता याद रखना है। जय संहिता लिखा किसने है, तो महर्षि वेद व्यास। देखो महर्षि वेद व्यास ने जय संहिता लिखा है। और एक बात और है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है हरियाणा के, कि अगर पूछा जाए अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद जी जो महाभारत है वो किसने लिखा है, तब आपने टिक करना है शंकराचार्य। देखो शंकराचार्य ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, ये बड़ा अच्छा खासा नाम है इनका। ओके, अभी इनके नाम की गद्दी है शंकराचार्य, तो इसको याद रखिएगा। तो स्वामी विवेकानंद जी के हिसाब से महाभारत शंकराचार्य लिखी, इसको मत भूलिएगा। अब आगे चलते हैं। और एक और बात है, क्वेश्चन आए कि महाभारत में हरियाणा को किस नाम से बोला गया है, तो बहुधन नायक मीन सरप्लस। कहते हैं हरियाणा के पास जो पर्याप्त सोर्स थे वो सरप्लस से जरूरत से ज़्यादा थे, तो इसीलिए महाभारत में इसको हमने इस नाम से बुलाया है। तो इस बात का भूलिएगा मत। अब सुनिए, अब क्वेश्चन आते हैं। आपने अभिमन्यु का नाम सुना होगा, जो अर्जुन के पुत्र थे, ठीक है जी, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनको मारा गया था। तो क्वेश्चन आता है कि अभिमन्यु की मृत्यु कौन से दिन हुई, 13 डे, भूलिएगा मत। कौन से इलाके में, आमीन। ओके, याद रखना इसको अभिमन्युपुर भी कहा जाता है आज, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अभिमन्यु के नाम से अभिमन्युपुर कहा जाता है। और बाकी एक क्वेश्चन और, आपको पता होगा कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन हिम्मत हार जाता है कि मेरे सभी भाई है, सभी रिश्तेदार हैं, मैं किन किन को मारूं, तो एक जिक्र आता है कि वहाँ पे कृष्ण जी ने क्या दिया था, उपदेश दिया था, किनको, अर्जुन को। क्वेश्चन उपदेश कहाँ दिया था, तो याद रखिएगा उपदेश कहाँ दिया था, ज्योतिसर। कहाँ, ज्योतिसर किसके नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे। इन बातों को याद रखिएगा, एग्जाम में हमारे इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बुद्धिज़्म। देखो होता क्या है, जब भी समाज में कई तरह की कुरीतियाँ आती हैं, कमियाँ आती हैं, तो समाज उसको अपने आप में रिफॉर्म करता है। हम बात समझ करते हैं, जो वैदिक सभ्यता हमने अभी पढ़ी है, इस जो वैदिक सभ्यता को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है जी। पहला जो होता है इसको कहा जाता है अर्ली वैदिक एज। पहले क्या बोलते हैं इसको, अर्ली वैदिक एज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। दूसरा क्या बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं लेटर वैदिक एज। ओके, इसका जो समय है वो हमने काउंट, जिसको पूरे का समय मैंने बताया था 1500 से लेके 600 BC का ये समय मिलता है। इसका जो समय है 1500 लेके 1000, और इसका समय 1000 से लेके 600
BC। एक बात याद रखिएगा, अर्ली वैदिक एज में क्या होता है कि सिस्टम आता है, उसको कहते हैं वर्ना सिस्टम। वर्ना सिस्टम, वर्ण, 4 तरह के वर्णों को जिक्र आता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। स्टार्टिंग में 4 जो वर्ना सिस्टम होते हैं ये होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मीन जो व्यक्ति जो कार्य करना चाहता उसी के हिसाब से ये वर्ना डिसाइड होते थे। अगर जिसने किताबों का करना ज्ञान तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजे महाराजे, वैश्य, ट्रेडमैन, वो सबसे नीचे शूद्र होते थे। स्टार्टिंग में ऑक्यूपेशन पे था, लेकिन बाद में ये सिस्टम क्या हो गया, वंशवाद, क्या हो गया, हेरिडिटरी हो गया। तो इस बात को याद रखिएगा। तो इस समाज में कुरीतियाँ समय के हिसाब से आ रही थी, और बाद में क्या पाया जाता है कि जो ब्राह्मण व्यक्ति होते हैं वहाँ पे वो एक तरह से सुप्रीम, यू कैन से गॉड मैन की तरह उनको वहाँ पूजा जाने लगा। तो जब समाज में इस तरह की कमी आनी स्टार्ट होती है तो उस समय समाज अपने आप को रिफॉर्म करता है। जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इन्हीं 2 चीज़ों का नतीजा है। बुद्धिज़्म जो धर्म है, इसका अगर मैं समय काल की बात करूं, इसके जो मेन फाउंडर इनके हैं महात्मा बुद्ध। फाउंडर इनके महात्मा बुद्ध हुए हैं। इनको बचपन का नाम इनका सिद्धार्था था। इनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि जो इनके स्टेप मदर थे उनका नाम था प्रजापति गौतमी, तो उनके नाम पे इनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। तो इनका अगर समय काल की बात करें 563 BC के आसपास इनका जन्म होता है, और 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है 483 BC में। कहाँ पे, खुशी नगर में। आप याद कर सकते हैं कि महान लोग कभी दुख से नहीं मरते, खुशी मरते हैं। तो याद रखिए खुशी नगर में इनकी डेथ हो जाती है 483 BC। तो मुद्दे की बात है, अब वहाँ पे उस ज़माने में ये कुछ इलाके थे महाजनपद। अब ये महाजनपद क्या होते हैं, जैसे हम आज बात करते हैं राज्य, हम बात करते हैं इंडिया राष्ट्र, तो कुछ इलाकों जैसे सबसे होता है जनपद। अब जनपद को मिला के बनता ना महाजनपद, यू कैन से राष्ट्र आप कह सकते हैं महाजनपद। तो उस ज़माने में 16 महाजनपद जो थे इनकी गिनती आती है। इनमें सबसे जो फेमस जो आपका इलाका था वो था मगध। काफ़ी ये फर्टाइल लैंड थी, तो इसकी पाटलिपुत्र की राजधानी थी, तो मगध काफ़ी पावरफुल था। अब मुद्दे की बात है हमारा हरियाणा के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन याद रखना कि 2 जो महाजनपद है जो हमारे हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं वो कौन कौन से हैं। एक है कुरु, एक है पंचाला। देख लीजिए, बाकी आपको 16 महाजनपद है। ये 16 महाजनपद है, अंगा, मगधा, काशी, बत्सा, लेकिन जो हमारे लिए मेन है वो ये है पंचाला और कुरु। इनकी जो कैपिटल है वो भी नोट कर लीजिएगा आप। कुरु कैपिटल क्या थी, इंद्रप्रस्था, और इसकी क्या है, काम्पलिया। इसको आप याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न हिस्सा, वेस्ट में उत्तर प्रदेश का हरियाणा ही आता है, और आपका साउथ ईस्ट हरियाणा का पार्ट है जो आज का, उसमें ये 2 आपकी जो महाजनपद है वो आते थे। तो याद रखिएगा कौन से 2 महाजनपद आते हैं, तो इसको भूलिएगा मत। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये बुद्धिज्म के टाइम पे। अब आते हैं मौर्यनेस। देखिए होता क्या है, इसी समय के साथ साथ एक जो वंश है, आपने नाम सुना होगा चाणक्य। चाणक्य एक काफ़ी फेमस नेम है चाणक्य। इनको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। विष्णुगुप्त भी कहा जाता है इनको, ओके। इनको कौटिल्य भी कहा जाता है, कौटिल्य। इनको मैकवली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मैकवली जो पर्सन है, ही इज़ अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन इंडिया। सॉरी, ही इज़ जो मैकवली, ही इज़ अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन वेस्टर्न कंट्री। सेम प्लेस इन इंडिया इज अवेलेबल फॉर चाणक्य। तो इनको मैकवली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा चाणक्य को। और चाणक्य के बारे में इनकी फेमस किताब भी है, किताब का नाम क्या, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र इनकी एक फेमस किताब है, इसको भी याद रखिएगा। और ये किसी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में टीचर भी थे, इसको भी आप याद रखिएगा। तो अब चाणक्य की बात करते हैं। सांवले रंग के ब्राह्मण होते हैं, बैठे होते हैं। नंदा वंश का लास्ट रूलर दरनंद, नंदा वंश का लास्ट रूलर होता है, उसकी महफिल में बैठे होते हैं। तो किसी कारण से इनका वहाँ पे अपमान होता है। कहते हैं चाणक्य ने खड़ी महफिल में खड़े हुए, और होता क्या, ब्राह्मणों में चोटी को बांधने का रिवाज होता है। इन्होंने खड़ी महफिल में अपनी चोटी खोली और क्या बोला उस दयानंद को कि मैं तब तक चोटी नहीं बांधूंगा जब तक तुझे इस सिंहासन से ना हटा दूँ। तो देखिए यही चाणक्य क्या करते हैं, एक व्यक्ति जो कहते हैं निचली जाति होते हैं, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को
आने वाले टाइम पे उसको शिक्षा दे के उसे वहाँ का राजा बनाते उस पर्टिकुलर एरिया का। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का जो मौर्य डायनेस्टी है, इसका पहले वंशज बनते हैं, पहले फाउंडर होते हैं। इनका समय काल है 323 बीसी के आसपास, इन्होंने ये पर्टिकुलर एरिया इनके कंट्रोल में आया। चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा होता है वो होता है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा होता है वो होता है बिंदुसार होता है। और आपने बिंदुसार का आगे जो बेटा होता है वो होता है अशोका, जो गद्दी पे बैठते हैं। अशोका के और भी कई भाई होते हैं, पर इन्होंने सबको मार के खुद गद्दी पे बैठा होता है। देखिए ऑर्डर, देखिए CBA ABC, इस ऑर्डर को मत बोलिएगा, CBAABC। तो ठीक है जी। तो चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, अशोका, ये ऑर्डर, ये आपका मौर्य वंश का है। अब एक बात समझिएगा, क्वेश्चन आए कि हरियाणा, इनमें से कौन से मौर्य वंश के रूलर थे जिनके टाइम पे उनके अंडर आता, उनके कंट्रोल में आता है। तो आपने क्या रखा, तीनों के तीनों जो ये मेन पर्सन है, इनके तीनों के अंडर हरियाणा उस समय रहा है। तो इस बात को भूलिएगा मत। और एक बात और है, मैं बिंदुसार के बारे में बता रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा आजकल जो मोस्टली जो ऑपरेशन होते हैं प्रेगनेंसी के होते हैं, तो क्या होता है मतलब थ्रू आपका C शेप की सर्जरी होती है ना उनका, जिसके थ्रू क्या होता है, ऑपरेशन के थ्रू बच्चे होते हैं। याद रखिएगा कि बिंदुसार वो पहला व्यक्ति है जिसका जो C शेप का जो आपका ऑपरेशन होता है उसके थ्रू उसका मतलब ये दुनिया में आते हैं। ठीक है जी, तो इस बात को याद रखिएगा। अब आते हैं अशोका। तो ये तीन बातें हैं और बाकी हरियाणा इन तीनों रूलर के अंडर रहा। अब आगे चलते हैं, आगे आते हैं। अब आते हैं कुषाण। जो कुषाण जो पीरियड का समय, इसका ये समय लगभग फर्स्ट सेंचुरी के आसपास स्टार्ट होता है। लगभग फर्स्ट जब भी देखो सेंचुरी की हम बात करते हैं ना, जब मैं बोलूँ फर्स्ट सेंचुरी तो मीन 0 से 100 साल से पहले। अगर बोलूँ सेकंड सेंचुरी मतलब 101 से 2 साल से पहले, तो ये सेंचुरी होता है। तो अब मुद्दे की बात है, उस समय टाइम था कुषाण पीरियड का। जो कुषाण है इसके टाइम पे क्या है, हमें सिक्के मिलते हैं किसके, गोल्ड और कॉपर के। याद रखना सिल्वर कॉइन नहीं है, गोल्ड और कॉपर के। तो इसको याद रखिएगा, तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि गोल्ड और कॉपर के कॉइन कहाँ मिले हैं, मिट्ठल में मिले हैं, इसको भूलिएगा मत। और ये क्या, कुषाण जो समय उनके टाइम पे मिले हैं। अब चलिए अब आगे बात करते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड। अब देखो आगे अब समय आ गया मेडिवल हिस्ट्री, ये मध्यकालीन इतिहास में आ गए हैं। अभी दिल्ली सल्तनत जी को 5 जो वंश है, जो डायनेस्टी है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया है, वो 5 वंश कौन कौन से हैं वो याद रखिएगा। वो 5 वंश है गुल, खिले, तो सूंगलो। देखिए ये कुछ छोटी सी ट्रिक है जी, आपको थोड़ी सी हेल्प कर देगी कि जो दिल्ली सल्तनत के 5 वंश है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया है वो कौन कौन से। गुल से हैं, आप इस यहाँ पे गुलाब भी कर सकते हैं, ठीक है जी। गुल खिले से गुलाब खिले, तो यहाँ से आता है गुलाम वंश, यू कैन से स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश आता है, या आप कह सकते हैं इसको स्लेव डायनेस्टी। खिले से है खिलजी डायनेस्टी, दैट इज खिलजी। तो से है तुगलक वंश आता है, तुगलक डायनेस्टी आता है। सूंग से आता है सैयद डायनेस्टी। और लो से आता है लोधी डायनेस्टी। देखो लोधी वंश का जो लास्ट रूलर होता है उनका नाम होता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो होते हैं, इनके अंकल जो होते हैं दौलत खान लोधी, वो काफ़ी तंग आए होते हैं इनके। वो क्या करते हैं, वो बुलाते हैं किसको, बाबर को। तो बाबर को बुलाते हैं, बाबर काबुल से आता है, तो उसके बाद फिर क्या करता है, उसके बाद स्टार्ट होता है मुगल अम्पायर। तो स्टार्ट किसने किया, तो बैटल ऑफ पानीपत हम देखेंगे यहाँ पे, काफ़ी फेमस बैटल है, वो भी यहाँ पे होती है। बाबर देखो आने के बाद यहाँ स्टार्ट करेगा मुगल अम्पायर। तो बाबर इज़ अ फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। तो देखा अब मुद्दे की बात क्या है, दिल्ली सल्तनत, गुल खिले तो सूंगलो प्लस मुगल। उस टाइम पे ये जो एरिया हरियाणा वाला ये क्या था, किसका हिस्सा, दिल्ली सूबा। तो दिल्ली सूबा का इसका हिस्सा बोला गया उस पर्टिकुलर टाइम में। अब मेन बात है कि काफ़ी हिस्टोरिकल जो मेन में बैटल्स है वो यहाँ लड़ी गई है। कौन कौन सी, बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन, देखिए नाम समझ लीजिए, एक व्यक्ति है बैटल ऑफ तराइन 1, बैटल ऑफ तराइन 2। देखो बैटल ऑफ तराइन की बैटल है ये 1191 के आसपास हुई है, और बैटल ऑफ तराइन 2 हुई ये 1192 के आसपास हुई है। ये बैटल हमारे एक व्यक्ति होते हैं, उनका नाम होता है पृथ्वीराज चौहान। ये काफ़ी फेमस नेम है, आपने सुना भी होगा। तो ये इनकी बैटल होती है। ये बैटल किससे लड़ी जाती है, एक मुस्लिम व्यक्ति होते हैं वर्सेस मोहम्मद गोरी। बड़ा फेमस नाम है
मोहम्मद गोरी से ये बैटल होती है। देखो फर्स्ट बैटल में क्या होता है, फर्स्ट बैटल में मोहम्मद गोरी हार जाता है और भाग जाता है, और बाद में फिर क्या होता है, दूसरी बैटल में मोहम्मद गोरी कुछ आर्मी इकट्ठी करके फिर आता है, फिर बैटल होती है बैटल ऑफ ट्रायन 2। देखो एक सिंपल ट्रिक तुम्हें बता दो याद कैसे करना है। ये क्या है, एक से ट्रायन 1, ये क्या है, 2 से ट्रायन 2। ओके, एक ट्रिक तुम्हें और बताता हूँ। जो गोरी की इंडिया में बैटल है ना, उसको कैसे याद किया जाता है, गोरी तारे चांद। क्या, गोरी तारे चांद। देखो जो तारे, जो गोरा मतलब क्या, सफ़ेद होता है, और तारे भी रंग का सफ़ेद होता है, और चांद भी सफ़ेद। आप ऐसे एक ट्रिक बना सकते हैं। तो मोहम्मद गोरी की बैटल हुई तारे चांद वाली। तो चांद क्यों बोल रहे हैं, एक इसकी बैटल यहाँ नहीं मेंशन है, फिर भी बता देता हूँ। एक बैटल होती है 1194 में, उस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ चंदेवर। बैटल ऑफ चंदेवर एक दूसरी बैटल है किसकी, हमारे मोहम्मद गोरी की। ये किससे होती है, ये होती है जयचंद के साथ। तो ट्रिक क्या आपने याद रखनी है कि गोरा तारे चांद, जगह भी चांद है, लड़ने वाले कौन है, जयचंद, उसके नाम में भी चांद आ रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब मुद्दे की बात के कि ट्रायन है, ये बैटल हमारे हरियाणा में पड़ती है, तो 2 बैटल ध्यान रखिए, 91-92। अब आते हैं पानीपत। देखो पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हैं, पानीपत के 3 बैटल है, काफ़ी फेमस है। देखो पहली बैटल तो वो होगी ना जो हमारी 1526 के आसपास होती है, बाबर वाली, ठीक है, किसके बीच में हुई, इब्राहिम लोदी और वर्सेस क्या हुआ, बाबर। दूसरी बैटल क्या होती है, 30 साल बाद होती है, 1556 में, ठीक है जी। अकबर उस समय छोटा हुआ था, तो अकबर तरफ से कौन लड़ता है, बैरम खान। बैरम खान लड़ता है, किसके वर्सेस होती है, वर्सेस हेमू, ठीक है जी। और जो तीसरी बैटल होती है वो होती है वर्सेस अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा, उसके अगेंस्ट होती है। तो ये कुछ बैटल है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमको पता होना चाहिए। डन। अब उसके बाद कहती है कि अब मुग़लों के बाद जब होता है क्या, मुग़लों की पावर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद जो हरियाणा के इलाका के मराठा के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है जी। ओके डन। उसके बाद आता है एक ट्रीटी का नाम बताया गया, ट्रीटी ये याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ सुरजीन अंजनगांव 1803 में होती है। इसके बाद की ये ट्रीटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसी के बाद क्या होता है, हरियाणा जो होता है वो ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में आता है। ओके, और बाद में उसे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस होते हैं, प्रांत है, उसका हिस्सा बना दिया जाता है। इसको याद करिएगा। अब बात करते हैं, अब ब्रिटिश एम्पायर के अंडर क्या चलता है, 1858 से लेके 1947 तक ये पंजाब का हिस्सा रहता है। डन। अब उसके बाद क्या होता है, हमें पता है कि 1947 में देश आज़ाद होता है। उसके बाद जो आपका ये पार्ट होता है उसमें डिवीज़न की जाती है, और बाद में 1966 में जो आज का हरियाणा उसकी उत्पत्ति होती है। 1 नवंबर 1966 को आज का जो हरियाणा बन जाता है, ठीक है जी, पंजाब से अलग होके। और साथ में आज अगर बात करते हैं कैपिटल, तो कैपिटल कौन सी है, चंडीगढ़ शहर है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ये आज पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य की एक ही कैपिटल है, चंडीगढ़। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे कुछ कम समय में जो हमारा हरियाणा है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने की कोशिश की है। बाकी हम इस नेक्स्ट लेक्चर में इसको ढंग से भी करेंगे, इसको एलैबोरेट भी करेंगे। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।